Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing elastic constants and their relations also. So in last chapter we are discuss the uh, हमने लास्ट में हमने पढ़ा था दैट आर इलास्टिक इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने टेक्टाइल वगैरह मेलेबिलिटी और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और इलास्टिक इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, इफ़ेक्ट आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। सो लास्ट का टॉपिक आपने देखा होगा, तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक ये लिया था, इसको एक टॉपिक ये भी लिया था लेकिन वो लास्ट में कंप्लीट नहीं किया था हमने, तो वो हम आज देखते हैं, आज इनके रिलेशंस के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपनी बीएससी में यहाँ से लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। सो सबसे पहला हमारे पास है अपना यंग्स मॉडुलस, फिर आएगा बल्क मॉडुलस, फिर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, फिर आता है पॉइजन्स रेशियो। तो हमारे पास 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। आपने वैसे 12th वगैरह में भी ये सुने होंगे और ये नहीं सुना होगा, लेकिन पॉइजन्स रेशियो ये 3 तो आपने 12th में भी पढ़े होंगे। फिर हमारे पास न्यू टॉपिक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इनकी रिलेशंस। तो हमने एक यहाँ पे लिख दी है और इसको ही डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू एक और रिलेशन हम बताएंगे। ऐसी 4 रिलेशंस होती हैं इनमें। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला ले लीजिए आप, हम यहाँ देखते हैं सबसे पहला अपना यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस तो नाम में यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है यंग्स, थॉमस यंग्स। तो इन्होंने एक क्या कहा, सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था अपने पास, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड वी आर रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन। सो हम जब साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट इसके अगर यहाँ आता है ना कांस्टेंट, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ई इक्वस टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था हमारे पास हुक्स लॉ। तो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है, तो ये है विद इन इलास्टिक लिमिट्स, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो, एक्चुअली है क्या, ये रेशियो तो है, तो रेशियो रेशियो ऑफ टेंशियल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सो आपको समझ में आया ये क्या बताया हमने। अब इसको अगर हम डिस्कस करें, सपोज कर लो लेटस दी इज अ रॉड एंड द फोर्स एफ अक्रॉस द एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक, ओके, एंड somehow the extend to a limit del x, so we have L, लेंथ L, टू डेल L चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशियल फोर्स अप्लाई हुआ, और टेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे हमें देखा। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे y इक्वस टू डेट इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस यहाँ पे कौन सा है, टेंशियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टेंशियल स्ट्रेस कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर इस पर चेंज हो रहा है तो दैट इज एफ अपॉन ए, और इसके अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन टोटल लेंथ इज एल, मतलब
ओरिजिनल लेंथ इसकी एल है और उसमें चेंज हुआ वो डेल एल हुआ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, और इसको उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल डेल ए, सिंपल है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर ये जिसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अगर किसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसके अंदर क्या चेंज दिखेगा आपको, ये जो डेल एक्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसके अंदर जो चेंजेस दिखेंगे फॉर ए स्मॉल फोर्स के लिए, तो वो कम दिखेंगे। सो जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो हमने फोर्स लगाया है उसके लिए जो चेंज दिखेगा वो कम दिखेगा। तो हम कह सकते हैं डेल एक्स जो होगा कम होगा फॉर स्मॉल स्ट्रेस, ठीक है, ओके। तो इतना ज़रा नोट करें, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपने समझ लिया अच्छे से क्या हमने बताया आपको, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका जो रेशियो है इसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। सिंपल है, एज सिंपल एज, ठीक, ओके। नाउ वी आर डिफाइन दैट, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस की अगर हम यूनिट की बात करें एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या लिखोगे आप, तो फोर्स की होती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रेन जो होता है यूनिट लेस होता है, तो इसकी एसआई यूनिट सिंपल ये बन जाएगी। और डायमेंशन देखो तो M1 L -1, और यहाँ पे देख सकते हो आप -1 हो गई, और दैट इज़ MLT -2, सिंपल है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो इतना नोट कर लो। हम अगले इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स की ओर आते हैं, दैट इज़ बल्क मॉडुलस। नाउ वी आर डिस्कसिंग बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे बल्क है, तो बल्क का मतलब एक्चुअल क्या होता है, वॉल्यूम से यहाँ पे मतलब है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, यहाँ पे भी टेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो रेशियो ऑफ टेंशन नहीं क्या होगा, आप उसको जो सरफेस है उसके नॉर्मल होगा, तो उसको कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू, जो इसमें चेंज होगा तो उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वॉल्यूम या तो कंप्रेस हो सकता है, तो वहाँ पे कंप्रेसिव वॉल्यूम आएगा, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो वॉल्यूम अगर कंप्रेस हो रहा है तो वहाँ पे माइनस साइन आएगा, और इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये एक डिफरेंस है। अगर हम अभी दिखाते हैं आपको, तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ नॉर्मल टू स्ट्रेस और नॉर्मल टू वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस, ओके। तो इसके लिए अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको के से दिखाते हैं, के से, और के इक्वल्स टू यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल से मतलब है यहाँ परपेंडिकुलर स्ट्रेस, और यहाँ पे अपना वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे एरिया अपॉन वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम। कोई भी अगर हम यहाँ पे क्यूब देखें, तो इस क्यूब में क्या होगा, इसमें अगर इस पर नॉर्मल लग रहा है, कोई भी नॉर्मल फोर्स इसके सरफेसिस पे लग रहा है, इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड है, जैसे भी आप मानना चाहो, इनवर्ड होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कंप्रेस होगा, मतलब वो डिक्रीज होगा, और आउटवर्ड फोर्स होगा तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। तो उसके थ्रू हम लिख सकते हैं जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज होगा। अगर यहाँ पे चेंज होगा वो माइनस साइन से भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव साइन से, माइनस साइन और प्लस साइन से भी लिख सकते हैं।
तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी, और इसको कैसे लिखेंगे, एफ अपॉन ए, और यहाँ पे डेट इज वी अपॉन डेल वी। ओके, इसको दिखाते हैं हम के से, नोट कर लो, सिंपल है। अब इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, सिंपल, हमारे पास न्यूटन मीटर इनवर्स, और डायमेंशन भी जो हमने पीछे लिखी थी वही सेम डायमेंशन रहेगी। सो अब लास्ट वाला हम कांस्टेंट की बात करें तो डेट इज आर हमने जो लास्ट में लिखा है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो एक्चुअल में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है क्या, जो भी हमारे पास शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसको हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा। इसको हम ईटा से शो करते हैं, और बुकों में ज़्यादातर एन दिखेगा क्योंकि यहाँ ईटे का सिंबल बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, और सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो विद इन, सिंपल हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जो फोर्स जो अप्लाई होगा वो टेंजेंशियल होगा। यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो कम हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था, वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे मतलब वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी ऑलमोस्ट ये जो लेंथ्स होंगी इसकी इंक्रीज हो जाएंगी। आपको इनफ पता होगा, अगर कोई क्यूब हमने लिया है उसमें अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा है तो उसकी जो साइड्स होंगी वो, उसकी जो लेंथ होगी वो इलोंगेट हो जाएगी, ठीक। और लेकिन हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो यहाँ पे शेप में चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे शेप चेंज होगा। सो हम कह सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है इसका इलास्टिसिटी ऑफ शेप, ठीक। सो इतना लिखेंगे आप, और इसको दिखाते किससे हमने बता दिया, ईटा से दिखाते हैं या एन से दिखा लेते हैं बुकों में, इसको ईटा कहते हैं, ऐसे उसका सिंबल है, ऐसे सिंपल ईटा से या एन से जैसे भी आप दिखाना चाहो। सो इसके लिए हम देखेंगे तो ईटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ओके। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो कैसे लिखेंगे हम, वो सिंपल एफ, और जो सरफेस के अलोंग होगा, मतलब सरफेस के पैरेलल ही होगा। अभी हम इसको शेप अपनी उसको शेप में चेंज करेंगे तो अभी बताएंगे आपको, जैसे एफ अपॉन, और यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, डेट इज आर स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं थीटा, शेड स्ट्रेन को थीटा लिखते हैं, तो सिंपल ये क्या हो गया, एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ सिंपल क्यूब लिया, ये कोई, ये हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये इसका ऊपर का सरफेस है, तो हम उसको, ये उसका सरफेस है, इसके जो फोर्स लग रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसे प्रकार से लग रहा है, और नीचे सपोज कर लिए ये फिक्स्ड सरफेस है, हमने क्यूब लिया, उसके जो टॉप सरफेस आपको दिख रहा होगा दैट इज आर टॉप सरफेस। इसका नामकरण करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख देते हैं। तो आपने ए बी
ई एफ देख रहे होगे, ये जो सरफेस हमने ऊपर जो कवर कर दिया, इसको देखेंगे, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट साइड में एक फोर्स लग रहा है एफ, और वो ओवर द सरफेस लग रहा है, सरफेस के अलोंग लग रहा है सिर्फ, ठीक है, सरफेस के अलोंग पैरेलली। तो यहाँ से कुछ जो चेंज जाएंगे हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ देखना, इसको मैं अगर फ्रंट से देख रहा हूँ तो हमें कौन सा फेस दिख रहा है इसका, ए बी सी डी वाला फेस दिख रहा है। तो जो फोर्स लग रहा था इसके इसके अलोंग लग रहा था, तो ए बी के अलोंग फोर्स है, तो इससे क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो इसका शेप जो है कुछ बदल जाएगा। तो ये ए डैश और ये बी डैश, 2 पॉइंट, और यहाँ से अगर कोई डायगनल इसमें है तो वो डायगनल भी इलोंगेट हो जाएंगे, मतलब ये जो ए बी दिखेगा वो छोटा हो जाएगा और डी बी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, ओके। सो इतना ही है इसमें, इतना ही है इसकी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो भी अपने पास सिमिलर है जैसे हमने पीछे पढ़ी है, तो वही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सेम ही होते हैं सारे कंसेप्ट। ठीक, तो अब हम पॉइजन रेशियो की बात करते हैं अपना नेक्स्ट। सो पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें, पॉइजन रेशियो क्या है, जब आप वायर पे लोड को इंक्रीज कर देते हो तो वायर जो है इलोंगेट होने स्टार्ट हो जाता है, और इलोंगेट के साथ साथ जब ज़्यादा उसके ऊपर लोड आने लगता है तो उसका जो डायमीटर है, या फिर कह सकते हो उसकी जो थिकनेस है, वो कम होने स्टार्ट हो जाती है, थिकनेस कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो थिकनेस कम होनी स्टार्ट हो रही है तो उसको अगर हम ऐसे दिखाएं, सपोज कर लिया हमने, ये लिया एक वायर हमने लिया, उसको हमने थोड़ा मोटा कर दिया ताकि आपको थिकनेस भी दिखा सकें इसकी। तो सपोज कर लिया ये इसकी कुछ भी डी थिकनेस थी, और हमने जब इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो ये कुछ इलोंगेट हो गया, और हमने नया बना लिया इसको, ऐसे करके इलोंगेट हो गया, और इसकी टोटल लेंथ एल थी, ओरिजिनल लेंथ एल है, और चेंज होने के बाद जो इसकी लेंथ बन गई उसके अंदर डेल एल इंक्रीज़ हो गया, और ठीक, इसको डी में थोड़ा सा कम कम आ गया है, कमी आ गई इसके अंदर, डेल डी कमी आ गई। देख सकते हैं आप, हमने ये बना लिया, सिंपल है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, जब हम वायर पे कोई लोड को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, सही है। तो और जो स्ट्रेन होता है उसको हम 2 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, जो इसमें जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसको हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो वो क्या लिखेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, और ये जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आपको एक चेंज दिख रहा होगा, ये तो इसके इस डायरेक्शन में, इसके इसी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर भी तो इसकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, ऐसे भी तो कम हो रही है ये। ठीक, तो वो क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज ऑल कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हमने ये डी लिया है तो उसको मैं कैपिटल डी ले लूँ तो कोई बात नहीं है, तो डेट इज चेंज इन डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक, डायमीटर है ये, सही है। तो 2 चेंजेस को हम दिखा सकते हैं, किसी भी वायर को इतना, उस पर इतना लोड इंक्रीज कर दें कि उसकी जो थिकनेस है वो कम होनी स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे। तो उसमें हम 2 टाइप के स्ट्रेन हम देख पा रहे हैं। तो इन दोनों टाइप को स्ट्रेन का अगर हम रेशियो देखें तो उसको पॉइजन रेशियो कहते हैं, सिंपल। सो हम पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे, तो विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain, say to the longitudinal strain is called
पॉइजन्स रेशियो। ओके, और पॉइजन्स रेशियो को हम डिनोट करते हैं अपने इससे, ठीक, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। और इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लेटरल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लिख सकते हैं। और लेटरल स्ट्रेन को हमने क्या लिखा था अभी ऊपर, लेटरल स्ट्रेन को डेल डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डेल एल अपॉन एल। सही है। अब आप देख पा रहे हैं ये जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेटरल स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो चेंज आएगा वो माइनस में आएगा, तो हम माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसा और स्पेसिफिक वे में लिखें तो ये हो गया अपने पास एल अपॉन डेल एल, सिग्मा इक्वल्स टू दिस। समझ में आया। तो सिंपल है, और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा आगे, माइनस का साइन। ठीक है, ठीक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और जो लेटरल स्ट्रेन है, जो लेटरल स्ट्रेन है वो है लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट है, अपोजिट है। ठीक, तो ये क्या होता है, दो पॉइजन्स रेशियो क्या है, दो दो रेशियो का मतलब दो स्ट्रेन का क्या है, रेशियो, दो स्ट्रेन का रेशियो है, तो ये यूनिट लेस भी होगा और इसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं होगी। ओके, सिंपल, सिंपल है। तो हाँ, इतना ही है। फिर इसके बाद हम रिलेशंस की बात करेंगे। अब हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें किसी भी बॉडी के लिए चार रिलेशंस देखने मिलती है ये इलास्टिक कांस्टेंट्स में। और ये पॉइजन्स रेशियो जो है ये इलास्टिक कांस्टेंट्स में नहीं आता, और ये थोड़ा अलग है। तो ये क्या है, दो स्ट्रेन्स का रेशियो है। ठीक, तो इसको हम अलग से डिफाइन करते हैं। तो ये भी इलास्टिक कांस्टेंट्स में नहीं आता, लेकिन रिलेशंस में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिलेशन हमें जो पढ़नी है वो कुछ ऐसे है कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू वाई वाई अपॉन, और लिख सकते हैं यहाँ पे 3 1 - 2 सिग्मा। ठीक, और दूसरी रिलेशन जो है वो हमारे पास होती है ईटा इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 1 + सिग्मा। ठीक है, थर्ड रिलेशन हमने जो देखी है वो देखनी है, वो अपने पास है थर्ड रिलेशन, वो हमारी है दैट इज है सिग्मा इक्वल्स टू 3k - 2 ईटा अपॉन 6k + 2 ईटा। ये थर्ड है। और एक फोर्थ रिलेशन हम देखें तो वो ये होती है डेट इज 9 नहीं 1/k इक्वल्स टू 1/k क्या होता है, ये कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड्स की जो होती है कंप्रेसिबिलिटी पावर जो होती है कम होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड होते हैं, तो वो उसको ज़्यादा जल्दी हम कंप्रेस नहीं कर पाते। ठीक, तो उसमें कंप्रेसिव पावर कम होती है। उनकी जो है कौन सी बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसकी पावर जो होती है कम होती है। ठीक, सही है। तो 1/k इक्वल्स टू डेट इज 1/k इक्वल्स टू 9y यंग्स मॉडुलस -3/n। ये है अपना सिंपल। तो हमें चार इनके बारे में पढ़ना है। तो हम अपना अब जो
पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। सो आ जाइए फिर।